एक बार फिर आप सभी का स्वागत मित्रों। मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज फिर एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख कथा ग्रंथों के परिचय के संदर्भ में। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने कथा साहित्य के इतिहास को लेकर के बात की थी, जिसमें कथा का उद्भव विकास, उसका मूल स्रोत, कथाओं के तत्व, उनके प्रकार, अनेक आधारों पे, इन सब विषयों को लेकर के मैंने चर्चा की थी। अब इस लेक्चर के माध्यम से हम कुछ प्रमुख जो प्राकृत कथा ग्रंथ हैं उनके विषय में बात करेंगे, उनका परिचय के बारे में हम बात करते हैं। तो प्राकृत कथा ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो है तरंगवती। कई लोग इसको तरंग लोला के नाम से, क्योंकि तरंगवती कहीं प्राप्त नहीं होती, इसकी जो पांडुलिपि है अभी वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, तरंग लोला के नाम से भी जानते हैं। तो तरंगवती जो ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं वो पादलिप्त सूरि को माना जाता है। और ये पादलिप्त सूरि जो थे वो गाथा सप्तशती के जो संपादन करता है हाल कवि, वो जो हाल कवि हैं उनके दरबारी कवि के रूप में इनको पादलिप्त सूरि को माना जाता है। इनका जो इस ग्रंथ का रचना काल जो है विक्रम संवत 151 से 219, ये इस ग्रंथ का रचना काल माना जाता है। और कथा वस्तु में भी जो है वो इसके कथा वस्तु को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तरंगवती का जो आर्यिका के रूप में राजगृह में प्रवेश है, तरंगवती इसकी नायिका है, वो एक आर्यिका यानी उसने दीक्षा ले ली है, तो दीक्षा होने के कारण वो आर्यिका बन गई है, जैन साध्वी दीक्षा उसने ली है। तो वो जो आर्यिका के रूप में वो राजगृह में प्रवेश करती है, एक पार्ट इस कथा का ये है। दूसरा जो भाग है आत्मकथा के रूप में अपनी कथा को वो कहती है, तो ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट जो है वो अपनी कथा के माध्यम से बताती है कि प्रेम की तलाश में संलग्न होना और अंत में विवाह करना। और चौथा भाग जो इस कथा का है वो है विरक्ति और दीक्षा लेकर के आर्यिका के रूप में वो दीक्षित हो जाती है। तो तरंगवती जो है वो किस रूप में, उसकी कथा जो है, जैसा मैंने अभी इससे पूर्व वाले लेक्चर में कहा था कि कथा में ये होता है कि नायक या नायिका जो है वो अपने मुंह से अपनी कथा कहते हैं, तो इसमें तरंगवती जो है पूर्व का नाम है, बाद में वो आर्यिका बन जाती है, तो वो अपनी कथा को वहां पर कहती है। तो इस तरह से इस कथा के 4 भाग विभक्त हैं और इसमें कथा का जो है, कथा के सभी गुण विद्यमान है। तो ये सबसे पहला ग्रंथ हम प्राकृत में लौकिक प्राकृत जिसको हम कहें, आगमिक प्राकृत नहीं, लौकिक प्राकृत जिसको कहें, हालांकि मूल स्रोत जो है वो आगम ग्रंथ ही माने जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम प्राकृत कथा ग्रंथ को हम इसको कह सकते हैं। दूसरा जो है वसुदेव हिंडी। वसुदेव हिंडी जो है वो 2 लोगों के द्वारा रचित माना जाता है। इसके 2 खंड हैं। प्रथम खंड जो है उसके रचयिता संगदास गणी को माना जाता है और द्वितीय खंड के जो रचयिता है वो धर्मदास गणी, संगदास गणी के पुत्र हैं संगदास गणी, धर्मदास गणी, तो वो उसके रचयिता माने जाते हैं। इसका भी जो रचना काल है इसके बाद का है, तरंगवती के बाद का, लगभग 4वीं शताब्दी इसका रचना काल है। और इसमें भी जो है कथा वस्तु है वो 2 खंडों में उसका विभाजन किया गया है। प्रथम खंड जो है उसमें 29 लंभक और 11,000 गाथाएं हैं। लंभक जो है चैप्टराइजेशन है, क्योंकि अनेक अलग अलग विधाओं का जो चैप्टराइजेशन है वो अलग अलग रूपों में किया जाता है। जैसे महाकाव्यों का सर्ग के रूप में होता है, प्राकृत महाकाव्य का आश्वास के रूप में होता है, नाटक साहित्य में अंक होते हैं। तो इस तरह से अनेक तरह से कथाओं के चैप्टराइजेशन या विधाओं में चैप्टराइजेशन किया जाता है। तो इसमें 29, प्रथम खंड में 29 लंबक और 11,000 गाथाएं हैं और द्वितीय खंड में 71 लंबक और 17,000 गाथाएं हैं। और ये विश्व कथा साहित्य में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें मुख्य रूप से
कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव, उनके भ्रमण का वृत्तांत इसमें निबद्ध किया गया है। और भ्रमण के दौरान जो अनेक अनेक घटनाएं और अनेक अनेक दृश्य सामने आते हैं, उन दृश्यों को लेकर के ये कथा ग्रंथ लिखा गया है। इसके बाद में प्राकृत साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण कथा ग्रंथ है सम्राईच कहा। ये एक तरह से इसको महाकाव्य का रूप भी माना जाता है। सम्राईच कहा, जो सम्रादित्य कथा कहने का मतलब ये हुआ। तो इसके रचयिता जो है हरिभद्र सूरी हैं। रचना काल इसका संवत 884 है। हरिभद्र की, क्योंकि हरिभद्र ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लगभग 20 से ज्यादा रचनाएं उनकी और प्राप्त होती है, जिनका प्राकृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कथा वस्तु जो है इसकी गुणसेन और अग्नि शर्मा, इनकी कथा वस्तु है। गुणसेन एक राजकुमार होता है, अग्नि शर्मा एक मंत्री का पुत्र होता है, और ये दोनों राजकुमार के जब छोटे होते हैं तो खेलते हैं। अग्नि शर्मा जो है थोड़ा सा कुरूप होता है, और गुणसेन जो है वो राजकुमार है तो अच्छा है। तो वो गुणसेन जो है अग्नि शर्मा की कई बार मजाक बनाता है, उसका अपमान करता है। इस कारण वो अग्नि शर्मा दीक्षित हो जाता है और गुणसेन राजा बन जाता है। और फिर जाकर के वो उसको भोजन के लिए आमंत्रित करता है अपने राजमहल में, और लगभग 3 बार ऐसा होता है और उसको भोजन नहीं कराया जाता। किन्हीं किन्हीं कारणों से वो वहां पर भिक्षा नहीं दी जाती है। इससे अग्नि शर्मा वापस ये सोचता है कि ये जानबूझ के मेरा, जैसे बचपन में अपमान करता था वैसे ही ये मेरा अपमान कर रहा है, और उसके वैर जो होता है वो जागृत हो जाता है, और इस वजह से वो अनेक भवों में घूमते हुए, अनेक भवों की कथा इसमें वर्णित है गुणसेन और अग्नि शर्मा की। इसके आगे जो है, इसके बाद जो है धूर्ताख्यान, ये भी प्राकृत साहित्य का बहुत, कथा साहित्य का महत्वपूर्ण कथा ग्रंथ है धूर्ताख्यान। इसके भी रचयिता जो है, जैसा अभी मैंने कहा था सम्राईच कहा के जो रचनाकार है हरिभद्र सूरी, इसका भी रचना काल संवत 884 है। और इसमें जो पुराणों में वर्णित असंभव और अविश्वसनीय बातों का जो प्रत्याख्यान हुआ है, वो धूर्तों के माध्यम से, 5 धूर्तों के माध्यम से उन कथाओं का वर्णन यहाँ किया गया है। तो इसलिए ये इसका नाम भी धूर्ताख्यान है। और बहुत लंबी लंबी, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली इसमें बातें की जाती है। तो ये सारा जो वर्णन है वो इस धूर्ताख्यान में किया गया है। इसके बाद जो है निर्वाण लीलावती कहा। निर्वाण लीलावती कहा जो है वो जिनेश्वर सूरी द्वारा रचित है। इसका रचना काल जो है विक्रम संवत 1082 से 1095 माना जाता है। तो ये जो ग्रंथ है इसमें धर्म कथा में कथापन है। इसका मतलब इसमें धर्म कथा की बातें हैं, और जो कथापन का मतलब कथा के जो तत्व, कथा का जो मूल तत्व है, कथा के जो विशेषताएं हैं वो इसमें विद्यमान है। और कथा का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौतूहल भी होता है, कि उसमें कौतूहल के रूप में किस तरह से हम पाठक उसको पढ़ता रहे। तो इस तरह से जो कथाकार होता है वो उसमें कौतूहल की उत्पत्ति करता है, और वो कौतूहल इस कथा में सर्वत्र विद्यमान है। कथा शैली और कथा तंत्र में कई नवीनता है, क्योंकि नवीनता जो है तब तक नहीं लाएंगे कथाओं में या कोई भी साहित्य में तो पाठक उसको ज्यादा पसंद नहीं करेगा। तो इस कथा में भी नवीनता लिए हुए है, और कई अनेक इस तरह से हमारे जीवनचर्या की, हमारे धर्म की, किस तरह से हम नैतिक बने, किस तरह से हम धार्मिक बने, धर्म की प्रभावना इसमें किस तरह से हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस कथा साहित्य में निर्वाण लीलावती कथा में दिया गया है। इसके बाद जो है वो कथाकोश प्रकरण, ये भी एक प्राकृत कथा साहित्य का विशेष ग्रंथ है। कथाकोश प्रकरण ये जिनेश्वर सूरी द्वारा रचित है, और इसको जो जिनेश्वर सूरी हैं इनको नवीन युग का संस्थापक भी कहा जाता है। इसका रचना काल लगभग 11वीं सदी है, और इस ग्रंथ में 30 मूल कथाएं हैं। इसकी मूल कथाएं 30 हैं। इन कथाओं में जिन कथाओं का निर्दिष्ट किया गया है उनका विस्तार से वर्णन इसकी वृत्ति में किया गया है। मूल कथाएं 30 हैं, लेकिन उस 30 कथाओं के साथ कुछ अवान्तर कथाओं को जोड़ते हुए इसकी वृत्ति में इसका काफी विस्तार किया गया है। और
इसीलिए इसको कथा कोश का नाम दिया गया। और कथा कोश का मतलब वहां जो 30 कथाएं हैं वो तो एक हिंट रूप में है, एक संकेत रूप में है, लेकिन उन कथाओं का जो विस्तार है, उसकी विषय वस्तु का विस्तार है, उसमें जिन जिन विषयों को लेकर के कथा कही गई है वो सारा विस्तार जो है वो विस्तारित कथाएं इसकी वृत्ति में उद्घाटित की गई है। अनेक कथाएं, अवान्तर कथाएं इसमें जोड़ी गई है। और अगला जो कथा ग्रंथ है वो है संवेग रंगशाला। ये भी एक कथा ग्रंथ है और इसके रचयिता जिनचंद्र हैं। रचना काल इसका जो है वो संवत 1125 है और इस कृति में संवेग भाव का प्रतिपादन किया गया है तथा शांत रस जो है वो पूर्णतया इसमें व्याप्त है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जो जैन साहित्य है, चाहे वो कथा साहित्य हो, चाहे महाकाव्य हो, चाहे खंड काव्य हो, चाहे आगम साहित्य हो, चाहे उसका व्याख्या साहित्य हो, जैन साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही रही है कि उसमें चाहे शुरुआत में वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, अनेक रसों की उनमें वर्णन मिलता है, लेकिन उसका जो अंत है वो अंत कहीं न कहीं जाकर के उसका अंत जो है वो शांत रस में होता है। शांत रस जो है वो उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, क्योंकि जैन धर्म जो है वो मोक्ष प्राप्ति की ओर सबसे अधिक ध्यान देता है कि हमें मोक्ष प्राप्त कैसे हो, और उसके लिए चाहे नायक प्रारंभिक जो कथा वस्तु होती है उसके प्रारंभिक काल में वो कितना भी ऐशो आराम से रहने वाला हो, राजा हो, लेकिन अंत में जाकर के उसको जब ज्ञान होता है तो शायद वो भी वैराग्य की ओर जाता है और वैराग्य की ओर जाकर के दीक्षा ग्रहण करता है और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वो प्रयत्नरत रहता है। तो ये जो संवेग रंगशाला है ये भी शांत रस से पूर्णतया व्याप्त है। अन्य कथाएं भी शांत रस में ही उसकी समाप्ति होती है। इसके बाद जो प्राकृत कथा साहित्य का और एक महत्वपूर्ण रत्न है वो है नाग पंचमी कहा। नाग पंचमी कहा जो है उसके रचयिता महेश्वर सूरी है। रचना काल जो है उसका विक्रम संवत 1109 और इस कथा में जो है भविष्य दत्त की कथा का आख्यान है। ये भी एक विशेष प्रकार के जैन परंपरा में एक श्रावक हुए हैं और इनकी कथा, इनका आख्यान जो है वो इस नाग पंचमी कहा में, यानी इसमें नाग पंचमी की जो कथा है जिसको हम श्रुत पंचमी भी कहते हैं, इस दिन हम हमारे जो भी वेद शास्त्र हैं, आगम शास्त्र हैं, उनकी सबकी पूजा करते हैं। ज्ञान पंचमी भी इसको हम कह सकते हैं। तो उसकी कथा का वर्णन इसमें दिया गया है। और इसके बाद कहा रयण कोश जो है वो उसका वर्णन, कहा रयण कोश जो है इसके रचयिता देवेंद्र भद्र सूरी अथवा गुणचंद्र हैं और रचना काल जो है विक्रम संवत 1158 है। कुल गाथाएं इसमें 50 ही हैं, लेकिन उसका कथा का विस्तार काफी अच्छा है। इसमें 2 अधिकार हैं, एक सामान्य गुण अधिकार और दूसरा विशेष गुण अधिकार। प्रथम अधिकार में 33 गाथाएं और द्वितीय अधिकार में 17 गाथाएं विद्यमान हैं। तो इस तरह से ये जो कहा रयण कोश है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृत साहित्य का, प्राकृत कथा साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण कथा ग्रंथ है। इसके बाद जो है वो है नम्मया सुंदरी कहा, यानी नर्मदा सुंदरी कथा। इसके रचयिता महेंद्र सूरी है। रचना काल जो है विक्रम संवत 1187 है और ये गद्य पद्यमयी रचना है। इसमें महासती नर्मदा सुंदरी की जो के सतीत्व की कथा इसमें वर्तमान है। उसमें किस तरह से नर्मदा सुंदरी जो है वो एक राजकुमारी होती है और बहुत ही अधिक वो ज्ञानी होती है। उसने विद्या के द्वारा बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया और किस तरह से वो जाकर के वो अपने पिता के राज दरबार में भी वो शास्त्रार्थ करती है। उसके बाद उसका विवाह होता है और वहां भी वो अपने ज्ञान के द्वारा इनकी जो कई तरह की जो जीवन में समस्याएं होती है उनका समाधान करती है और अंत में वो सतीत्व को प्राप्त करती है। तो ये कथा जो है वो नम्मया सुंदरी कहा में है, वर्णित है। इसके बाद में कुमार पाल प्रतिबोध,
ये भी प्राकृत कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता सोमप्रभ सूरी है। रचना काल जो है विक्रम संवत 1241 है और इसमें कुल 58 गाथाएं हैं। इसमें 5 प्रस्ताव है। प्रस्ताव का मतलब वही चैप्टर है और इसकी जो भाषा है वो महाराष्ट्री प्राकृत है और थोड़ा सा जो 5वां जो प्रस्ताव है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो ये कुमारपाल प्रतिबोध में भी किस तरह से कुमारपाल को प्रतिबोध होता है अपने जीवन के बारे में और ये सारी चीजें जो किस तरह से वो उसको प्रतिबोध करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कथा ग्रंथ थे जो प्राकृत कथा साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अलावा कुछ और अन्य ग्रंथ भी कथा साहित्य प्राकृत कथा साहित्य में माने जाते हैं। वो जो ग्रंथ हैं उनमें आख्यान मणिकोश जो नेमिचंद्र सूरी का लिखा हुआ है, इसमें उपदेश प्रद जो है वो लघु लघु कथाएं, छोटी छोटी कथाओं का संकलन है। जिन दत्ताख्यान आचार्य सुमति सूरी के द्वारा लिखा है। सिरिसवाल कहा जो है रत्न शेखर सूरी द्वारा रचित है। रयण सेहर निव कहा ये जिनहर्ष सूरी द्वारा लिखित है और महिवाल कहा जो वीरदेव गणी द्वारा रचित है। तो इस तरह से ये प्राकृत कथा साहित्य बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण कथा साहित्य है। इसमें इतने सारे कथा रत्न हमारे समक्ष है कि अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। नीति परक चीजें, नीति परक विषयों को लेकर कथाएं लिखी गई हैं, धार्मिक कथाएं लिखी गई हैं, अर्थ कथाएं लिखी गई हैं, दिव्य मानुषी, दिव्य कथा, मानुषी कथा, सब तरह जो जितने कथाओं के प्रकार हमने इससे पूर्व के लेक्चर में बात की थी, उन सब विषयों को और उन सब प्रकारों को लेकर के प्राकृत साहित्य में कथाएं लिखी गई है। और इस दृष्टि से प्राकृत कथा साहित्य जो है वो बहुत ही समृद्ध कथा साहित्य है। इसमें सभी तरह की कथाओं को लेकर के, और चूंकि जैन दर्शन जो है या जैन आगम है या किसी भी परंपरा के जो दार्शनिक ग्रंथ होते हैं वो बहुत ही कठिन माने जाते हैं, लेकिन इन कथाओं के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमारे जो मूल जो वैदिक साहित्य है उसमें भी पुराण साहित्य प्रमुख रूप से है, वो उनमें काफी कथाएं हैं और उन कथाओं के माध्यम से इन गूढ़तम रहस्यों को हम समझ सकते हैं। इसीलिए इन कथाओं का बहुत अधिक हमारे जीवन में महत्व है। तो आज हमने कुछ कथा साहित्य पर हमने बात की, कुछ प्राकृत के प्रमुख कथा ग्रंथों पर हमने बात की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।